नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के खिलाफ दिखाई एकजुटता। अफगानिस्तान ने कहा, भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी धरती का उपयोग। काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को दिया जाएगा भारतीय दूतावास का दर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। कहा, भारत संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिला यह सम्मान। बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर। सीटों के बंटवारे को लेकर प्रमुख दलों में जारी है मंथन। और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने खोला सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा। बढ़ते तनाव के बीच लाहौर में भारी गोलीबारी, कई लोग घायल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार की चुनावी खबर की। बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के नेता और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान के बयान से संकेत मिले हैं कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोजपा को करीब 2 दर्जन से अधिक सीटें देने को लेकर चर्चा हुई है, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू और बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इसका औपचारिक ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। और इस बीच 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई। यानी आज से 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। छुट्टी वाले दिन जमा नामांकन पत्र को नहीं किया जाएगा। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में वोटिंग होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में भी मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इन सबके बीच जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ और फरेब में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने महारत हासिल कर ली है। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे लोग कहां नौकरियां देंगे। नौकरियां तो नीतीश कुमार ने दी हैं और अब भी कैबिनेट ने साल 2025-30 के लिए 1 करोड़ नौकरियों के फैसले को मंजूरी दी है, तो तेजस्वी यादव कहां से नौकरी दे पाएंगे। ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है। वैसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी,
10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दी। तो बिहार में सीटों को बंटवारे को लेकर के और पूरी जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर चल क्या रहा है, इसी पर बात करने के लिए पटना से कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा दिल्ली में जो मुलाकातों का दौर है इसके बारे में शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, नित्यानंद राय जिनके बहुत अच्छे संबंध रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हुआ करते थे और अभी भी उनके परिवार के साथ अच्छा संपर्क है, ऐसे में कई मुलाकातें हुई नित्यानंद राय जी की और चिराग पासवान ने भी कुछ बातें कही हैं कि हमारे दोनों की जो होठों की मुस्कुराहट है वो आपको बता रही है कि मामला हो गया है सेटल। तो जरा बताइए कितने पर मामला सेटल हुआ है, क्या चिराग पासवान मान गए हैं और क्या सीटों की संख्या 25-26 के आसपास रह सकती है? चिराग पासवान, 3 बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आज की जो बैठक हुई उसके बाद एक तरह से सहमति बन गई है। उसका औपचारिक ऐलान एनडीए के सीट बंटवारे का या तो पटना में संभवतः कल होगा। हालांकि ये भी जगह तय नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि पटना में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होगा। एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से 30 से ज्यादा सीटें, यानी वो चाहते थे कि 35-40 के आसपास सीटें एलजेपी को दे दी जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले 22 सीटें ऑफर की गई थी और बाद में उस पर जब चर्चा हुई तो कुछ सीटें बढ़ाई गई। कहा यह जा रहा है कि 24 सीटों के आसपास एक सहमति बनी है और बाद में एक एमएलसी सीट या फिर राज्यसभा उस पर एक विचार होगा जिसको लेकर एक चर्चा थी। लेकिन जो मोटे तौर पर सहमति बनी है, जिसकी चर्चा भी 2-3 दिनों से मीडिया में थी कि कोई गुंजाइश नहीं है कि 25 से ऊपर सीट लोजपा को दे दी जाए, क्योंकि बाकी दलों को एडजस्ट करना है, जिसमें हम है जितिन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो अब जो जानकारी आ रही है, जेडीयू और बीजेपी दोनों 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। संभवतः 102 सीट हो सकती है जेडीयू लड़े, 101 बीजेपी लड़े, यानी 1-8 सीट का अंतर हो सकता है। ये अंतिम बंटवारा जो ऐलान होगा उसमें हो सकता है कि 1-2 सीट इधर उधर हो जाए। 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी, ऐसी सूत्र बता रहे हैं। 8 पर पहले चर्चा हुई थी कि 8-8 सीट जितिन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दी जाए, लेकिन 7 सीट की खबर आ रही है और 8 सीट जितिन राम मांझी की हमको मिलेगी। तो अब उस तरह से देखें तो गुंजाइश बढ़ती है 24 सीट की। तो ये बात उभर कर सामने आई है कि 24 सीट हो सकता है लोजपा को दी जाए, और ये जो सूत्र बता रहे हैं कि अब सहमति बन गई है, इसमें अब कोई जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। ऐलान कहाँ होना है, कब होना है, सिर्फ उस पर चर्चा होनी है। संभवतः पटना में ऐलान होगा कल, चूंकि परसों बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक उसके बाद तय की जाएगी, यानी रविवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होनी है, जिसमें पहली सूची पर मुहर लगी जाएगी और सोमवार तक पहली सूची आ भी जाएगी। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं है, कल ऐलान होना है बंटवारे का और अगले दिन केंद्रीय चुनाव आप पटना का जिक्र कर रहे हैं कि पटना में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। मैं जरा कुमार आलोक से ही पता करता हूं। कुमार आलोक, वहां पर कुछ हलचल है कि पटना में कब एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान हो सकता है और महागठबंधन की तरफ से पटना में ही वो पत्ते खोले जाएंगे? क्या वहां पर चल रहा है दोनों खेमे में पटना में? देखिए, अगर आप ऑफिसेस का विजिट करें, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो, चाहे किसी भी महागठबंधन का ऑफिस हो या एनडीए का ऑफिस हो, काफी चहलकदमी है वहाँ पर, काफी गहमागहमी है, काफी भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है। जो समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आए हैं लॉबिंग करने के लिए, उनकी भीड़ है। और जैसा कि शैलेंद्र मिश्रा बता रहे थे, जो सीटों का बंटवारा उन्होंने जो एक संभावित जो सीट शेयरिंग की बात कही है वो बिल्कुल सही है। जो सूत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, जैसे कि शैलेंद्र मिश्रा ने कहा। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी भी वहाँ पर खींचतान जारी है। और खासकर मैं कहूँ कि मुकेश सहनी जो कि नई एंट्री है उनकी महागठबंधन में, इसके पहले वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ चुके थे 2020 में, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के अंग हैं। तो वहाँ पर उनसे जो बार्गेनिंग पावर जो उन्होंने दिखाया है कि शुरू से ही कहते आ रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। और उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि 60 सीटें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जो हेड हैं लालू प्रसाद यादव, उनको सूची सौंपी थी। और उसके बाद अब धीरे धीरे वो भी आ रहे 3-0 पे आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में उनको
18 से लेकर 20 सीटें देने की चर्चा है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है कि CPI-ML जो है उन्होंने वो भी 19 सीटें उनको दी गई थी पिछली बार और 12 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। स्ट्राइक रेट सबसे शानदार था महागठबंधन में उनका। तो उनका जो दावा है कि कम से कम वो 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 24 सीट दी जा सकती है महागठबंधन की ओर से। अब देखना होगा कि वहाँ बैठकों का दौर वहाँ भी चल रहा है, महागठबंधन के अंदर भी चल रहा है। और कांग्रेस की जो बड़े लीडर अशोक गहलोत यहाँ पर वो कैंप कर रहे हैं और लगातार बातें कर रहे हैं। जो आरजेडी प्रमुख से भी उनकी बातें हुई आज, और क्या कुछ होकर निकलता है ये आज तो महागठबंधन में नहीं, कल शाम तक उम्मीद है कि सीट शेयरिंग के बारे में कुछ फैसला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कल शाम तक उम्मीद है। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले चरण की 121 सीटों के लिए, इसलिए भी दोनों गठबंधनों पर अब इस बात का तो दबाव है कि जल्दी से जल्दी अपना सीटों का ऐलान करें, अपने कैंडिडेट का ऐलान करें। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए शैलेंद्र की दोनों जो गठबंधन प्रमुख गठबंधन है, क्योंकि तीसरा जो इस बार खिलाड़ी है वो तो अपने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है, इन दोनों महागठबंधन पर भी और एनडीए पर भी इस बात का दबाव है कि नामांकन शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी अपने कैंडिडेट को फाइनल करें। इसलिए भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर दोनों तरफ से नाम आ जाएंगे। शैलेंद्र, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है तो दबाव है। अब जो भी बिहार में गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सत्ताधारी गठबंधन हो एनडीए या फिर महागठबंधन हो आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी और CPI-ML और वामपंथी दलों का, जो बहुत स्पष्ट जानकारी है, पहली सूची बीजेपी की तरफ से सोमवार से पहले नहीं आएगी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उसके बाद ऐलान दिल्ली में या पटना में होगा या फिर वो देखना वाली बात होगी, और 17 तक समय है। तो ये तय है कि मंगलवार तक पहली सूची आ जाएगी। ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि उम्मीदवारों को भी पर्याप्त समय मिले। कुछ उम्मीदवारों को मौखिक तौर पर बता भी दिया गया है कि वो जाकर तैयारी करें। ये एक प्रक्रिया होती है जो एक तरह से तय सीटें होती हैं, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अलग से उस पर विचार विमर्श की या फिर कोई गठबंधन के बीच दावे वाली सीट नहीं होती है। स्पष्टता होती है कि किस दल को जानी है। तो उन सीटों पर तो पहले से ये मामला पता है, औपचारिक सिर्फ बात बतानी है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि अगर रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, जो कि संभवतः बीजेपी की तरफ से रविवार को बैठक बुलाई जानी है, तो सोमवार या मंगलवार को बीजेपी की जो पहली सूची आएगी उसमें पहले चरण के जो बीजेपी के कोटे के जो उम्मीदवार हैं, जिनके पहले चरण में मतदान होना है, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उस लिहाज से कल सीट बंटवारे का ऐलान होना है। ये संकेत मिल रहे हैं। अब कल होगा या फिर वो परसों सुबह तक टाल दिया जाएगा। लेकिन इतनी बात तो सही है, इतनी बात आपकी सही है कि देखिए कि मतलब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो उससे पहले एनडीए को ऐलान करना पड़ेगा किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं। ये बात सही है। कुमार आलोक, पटना में जिस तरह से एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि SIR के मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को खूब पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महागठबंधन की तरफ से भी उठाया गया, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव वहां पर ऐलान कर रहे हैं कि हर घर से नौकरी देंगे, आपको लगता है कि मुद्दों के मामले में महागठबंधन वापस आने के लिए मजबूर हुआ है SIR के मुद्दे को छोड़कर, वोट चोरी के मुद्दे को छोड़कर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि जब फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने जारी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम छूट गया है या अगर किसी का नाम जोड़ना है तो आप इसमें दावा कर सकें। एक बार फिर से मौका दिया गया मतदाताओं को या पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपना दावा पेश करें। लेकिन अभी तक आज 10वां दिन है, आज 30 सितंबर के बाद आज 10 तारीख हो गया है। 10 तारीख तक अभी तक जीरो, यानी बिहार के 38 जिलों में से आप गौर करेंगे तो बिहार के 38 जिलों में से अगर उनकी जिलाधिकारियों की रिपोर्ट का आधार बनाया जाए तो अब तक जीरो शिकायत, यानी जीरो, कोई किसी ने आपत्ति दर्ज ही नहीं की कि हाँ भाई मेरा नाम छूट गया या मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सवालों का जवाब दिया। तो SIR का मुद्दा जिसको लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई राहुल गांधी के द्वारा, तो वो अभी जो वो मुद्दा कहीं है ही नहीं। और फिर आपने कहा कि मुद्दों पर वापस लौटना पड़ा तेजस्वी यादव को, ये बिल्कुल सही है। और तेजस्वी यादव, जो अगर आप याद करें कि 2020 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन की ओर से, तो उनका मुद्दा क्या था? बेरोजगारी था, पलायन था, रोजगार था। इन मुद्दों पर वो चुनाव लड़े थे और इन मुद्दों पर चुनाव लड़के लगभग सत्ता के करीब पहुंच गए थे। तो उन्हें
उन्हें पता था, ये उन्हें इस मुद्दे का पता था। और जब वो वोटर अधिकार यात्रा जब उन्होंने किया तो उन्हें लगा कि नहीं, ये जो मतदाताओं के बीच ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। और उन्होंने फिर दोबारा बिहार अधिकार यात्रा शुरू की और बिहार अधिकार यात्रा में फिर से उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, फिर से उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तो ये शैलेंद्र, हाँ आ रहा हूँ, कुमार आलोक आ रहा हूँ आपके पास भी। शैलेंद्र, ये बताइए, इस पे जोड़ना चाहता हूँ लालचंद, जोड़ लीजिए, उसके बाद कि बॉलीवुड का हिंदी फिल्मों का एक गाना है, वादा है वादों का क्या। आप देखिए 47 लाख के करीब नौकरियां हैं केंद्र सरकार में, 48 लाख से नीचे जी, और राज्यों की भी सारी नौकरियां मिला दें तो 1.5 करोड़ से कम है। बिल्कुल। उसमें पेंशनर मिला दें तो 2 करोड़ से ज्यादा संख्या चली जाएगी। और 2 करोड़ के करीब परिवार है बिहार में अकेले, ज्यादा हर परिवार को नौकरी देना, अगर 5 से एवरेज निकाले तो 2 करोड़ से ज्यादा जो आबादी 13 करोड़ दावा होता है, तो फिर आप ये वादा कर रहे हैं कि हर परिवार से नौकरी देंगे, यानी देश के जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कुल नौकरियों से ज्यादा बिहार जैसे एक राज्य में जो जिसके आर्थिक संसाधन हम सब जानते हैं, तो फिर ये जनता को बरगलाना हुआ कि नहीं हुआ, ये तेजस्वी यादव को बेहतर पता होगा। इसीलिए कहते हैं वादा है वादों का। बिल्कुल। शैलेंद्र, एक बात और जानना चाहता था, जब भी बीजेपी की लिस्ट आती है, आजकल जब भी लिस्ट आती है, तो हम लोग सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान रखते हैं कि कितने लोगों को बदल दिए गए। इसलिए भी क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा प्रयोग किया है। बिहार को लेकर आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि वहां पर अपने विधायकों को बीजेपी या जिनको पिछली बार टिकट दिए थे, उनमें से कितना कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है कि कितना बदल सकती है बीजेपी? जी देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो है कि जिन विधायकों का फीडबैक खराब है उनका टिकट बदलने की कोशिश की जाएगी, उनका टिकट काटने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है। कई बार सामाजिक समीकरणों की वजह से टिकट देना पड़ता है, लेकिन ये बात ध्यान रखी जाएगी कि अधिकतम जितना हो सकता है नए चेहरे उतारे जाएं जो संगठन में काम कर चुके हैं, युवा चेहरे। दूसरी बात यह है कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट ना दिया जाए। अगर कहीं मजबूरी है, अपवाद, वो अलग बात है। यानी अगर कोई सांसद है उसके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, अगर कोई विधायक है तो उसके भाई या बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, अगर कोई मंत्री है तो उसके बेटे या भाई को टिकट नहीं मिलेगा। ये एक मोटा सिद्धांत है, बीजेपी उसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेगी। अपवाद हर राज्य में एक आध होते हैं, उन अपवाद की बात नहीं की जाएगी। अपवाद एक अलग चीज है, लेकिन मोटे तौर पर एक फॉर्मूला तो रहेगा। जितना संभव हो सकता है युवा चेहरे और महिलाएं, उनको आगे लाया जाएगा, ये बिल्कुल तय है। ये बात, इस पर चर्चा हो चुकी है। कुमार आलोक, क्या महागठबंधन के ऊपर भी नए चेहरों को लाने का दबाव है? इसलिए भी क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी नए चेहरों के साथ मैदान में है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि वो अंतिम समय में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो संगठन है और न ही उनके पास उम्मीदवार बचे हैं। और यह सही बात भी है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर प्रशांत किशोर को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जब जो मेन महागठबंधन और एनडीए की प्रत्याशी को जब घोषणा होगी तो ऐसा संभव है कि दोनों ही तरफ से बहुतों का टिकट कटेगा और उसमें से वो पिक एंड चूज प्रशांत किशोर करेंगे। लेकिन कल उन्होंने 53 सीटों की जो घोषणा की थी वो बिल्कुल फ्रेश है। उनका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अलग अलग चिकित्सा से लेकर के सिनेमा से लेकर भोजपुरी गायक को भी टिकट उन्होंने दिया है। एक लास्ट में कहना चाहूंगा लालचंद जी कि महागठबंधन में क्योंकि राजद कांग्रेस के अलावा सीपीआईएमएल के अलावा मुकेश सहनी के अलावा दो और दल हैं जो चुनौती दे रहे हैं, और वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपतिनाथ पारस की पार्टी। अब महागठबंधन को इन दोनों से भी निपटना होगा। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल कुमार आलोक पटना से जुड़ने के लिए और शैलेंद्र दिल्ली से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर कहा कि ये तेजस्वी यादव का प्रण है कि जो परिवार बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देंगे। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। वहीं बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा एक याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से गलत जानकारी वाला हलफनामा प्रस्तुत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी।
तो इस पर अब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फर्जी नैरेटिव फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। एसआईआर मामले में प्रशांत भूषण ने फेक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई और कहा कि ये एफिडेविट दे रहे हो। जब नाम पूछे जाते कि किसके नाम कटे हैं तो आप झूठे नाम देते हैं, और अगर पहला एफिडेविट ही फेक है तो बाकी की क्या विश्वसनीयता है। पर पूरे देश में माहौल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनाना है, झूठे आरोप लगाना है। महाराष्ट्र में आरोप लगाए, खारिज हो गए, और जब सुप्रीम कोर्ट इस नैरेटिव को ध्वस्त करता है तब विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। ईवीएम पर भी ये फेक नैरेटिव बनाते थे, वो भी ध्वस्त हो गया। और बिहार की अंतिम मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए सभी 38 जिलों में अभी तक भी कोई अपील नहीं आई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलावार सूची एक्स पर साझा करते हुए बताया है कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर 2025 के दौरान सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में कल 9 अक्टूबर तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 क के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील नहीं मिली है। और अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के बीच हुई आज विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ भारत की पुरानी मित्रता और सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने विकास और आकांक्षाओं को समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और अफगानिस्तान ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास की अहमियत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करने और भारत की जनता और सरकार के प्रति व्यक्त की गई गहरी संवेदना और एकजुटता के लिए अफगानिस्तान के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता भी व्यक्त की। तो वहीं आमिर खान मुत्तकी ने भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। भारत ने अफगानिस्तान में आए हालिया भूकंप में जान गंवाने वालों पर शोक जताया और राहत सामग्रियों की आपूर्ति की। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने अफगानिस्तान के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की, जिनमें थैलीसीमिया सेंटर, ऑन्कोलॉजी और ट्रॉमा सेंटर, मातृत्व क्लिनिक और काबुल में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी शामिल है। भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस भी उपहार में दी। भारत ने शिक्षा और स्कॉलरशिप में सहयोग का भी आश्वासन दिया। दोनों देशों ने मानवीय सहयोग कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और खेल और विशेषकर क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बातचीत में नई शुरू हुई भारत अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर को द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ावा देने में अहम बताया गया। तो वहीं अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को खनन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण दिया। दोनों पक्षों ने सलमा डैम पर सहयोग की सराहना की और जल प्रबंधन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने आगे भी करीबी संवाद और नियमित संपर्क बनाए रखने का निर्णय लिया। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत अफगानिस्तान के बीच विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। इसे और मजबूत करने के लिए मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India.
वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान को अपने आपसी संपर्क और आदान प्रदान बढ़ाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी समूह को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देगा। I am happy today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. We always sought good relations with India. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. और हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, जो कि इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, ऐसे तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बाद सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। जिस तरह दोनों देशों ने आपसी सहयोग के रिश्ते को निभाए हैं, इसको अब मान लें आज जिस तरह से ये किया गया कि उसी चीज की एक तरह से बहाली है, एक बार फिर से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जो पुराना एक दौर था उस पर लाने की कोशिश, सहयोग को बढ़ाने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पे जब तालिबान का पहला कार्यकाल रहा तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन तालिबान के पहले जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते वे काफी मधुर थे। और आपको याद होगा कि काबुली वाला के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी थी, और वो काबुली वाला आज भी भारत के लोगों को दिल में बैठा हुआ है कि अफगानिस्तान वही काबुली वाला है। अफगानिस्तान में भारत से संबंधित जो है कई बुद्धिज्म से संबंधित कई प्रतीक स्थल थे, और उसको एक समय तालिबान ने नष्ट भी किया था। लेकिन बाद में जब हुआ कि वहां जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सिविलियन गवर्नमेंट आई और उसने स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन वह भी नहीं चल पाया, और अब तालिबान दूसरी बार सत्ता में आया है। तो इस बार का जो तालिबान है वह पहले वाले के तालिबान से बिल्कुल भिन्न है। पहले वाले के तालिबान में ज्यादातर यह कह सकते हैं कि उस तरह की का जज्बा था कि वो एक बिल्कुल धर्म आधारित शासन, बाहरी देशों से पूरा कट कर उस तरीके के रहने थे, पूरी तरह पाकिस्तान पे आश्रित थे, ओसामा बिन लादेन का प्रभाव था, उस तरह का तालिबान था। लेकिन आज का तालिबान वो अपने को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाह रहा है। भले ही धर्म और शरिया उनका एक प्रमुख गाइडिंग फोर्स है, लेकिन वो एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। उनके अंदर कुछ विरोधाभास है, आंतरिक कुछ कमियां हैं, जैसे मानवीय सुरक्षा के मामले में, मानवाधिकारों के मामले में वो, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ आउटरीच करें, और इसी आउटरीच में वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पास उनकी पहली विदेश मंत्री की पहली यात्रा हो रही है। और इस विदेश मंत्री की यात्रा में जो दोनों तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जिस भाषा का उपयोग हो रहा है, उस भाषा के उपयोग से लगता यह है कि तालिबान जो आज का तालिबान है वो चाहता है कि भारत के साथ जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस बीच के दिनों में जो सिविलियन गवर्नमेंट वहां थी, जो चुनी हुई सरकार आई थी, उस तरीके का रिश्ता बने, जो उस तरीके का रिश्ता जिसमें भारत ने सलमा डैम बनाया था, वहां की सिंचाई के लिए काफी मददगार साबित हुआ। भारत ने वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, जो कि कह सकते हैं कि वहां के लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में उभरा। उसके बाद भारत ने कई सड़कें बनाई, कई हाईवेज बनाए। तो ये सब जो है आज के तालिबान के जहन में ये सारी बातें हैं कि अगर उनको विकसित होना है राष्ट्र के रूप में, तो उन्हें ऐसे देश की जरूरत है जो उनको भ्रमित न करे, जो उनका दुरुपयोग न करे, बल्कि उनकी सहायता करे। और भारत इस मामले में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कि भारत ने अफगानिस्तान को इस तरीके की मदद की है, और इसी वजह से जो लगातार जो बातचीत चल रही है ऑफ द रिकॉर्ड, जो ट्रैक 2 ट्रैक 3 के वजह माध्यम से, और उसके अलावा जब पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जब उन्होंने निंदा की, तो एक तरीके से भारत और वहां के सरकार तालिबान के बीच में एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ी, और इसी के तहत उन्होंने भारत आने का फैसला किया। भारत ने कहा बिल्कुल हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि भारत इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता। तो तालिबान सार्क का सदस्य भी है, और तालिबान जो है वो
एक तरीके से कहें कि हमारा सेंट्रल एशिया में प्रवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इसलिए रणनीतिक जरूरत अफगानिस्तान की हमारे पास बहुत है। तो इसी वजह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ आए हैं और कोशिश ये हो रही है कि ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में, जिसमें कि वहाँ मानव संसाधन का भी विकास हो, वहाँ हम ट्रेनिंग भी दें, वहाँ स्पोर्ट्स में भी उनका, क्रिकेट में आप देखे हो कि भारत ने ही वहाँ की क्रिकेट को स्थापित किया, क्रिकेट के लोगों को ट्रेनिंग दी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी सहयोग की जरूरत तालिबान महसूस करेगा उसमें देने की बात भारत ने की है। और अभी आज 5 एम्बुलेंस उन्हें सौंपे गए हैं। 20 एम्बुलेंस की घोषणा की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिसमें कि 5 एम्बुलेंस आज दे दिए गए हैं, 15 एम्बुलेंस और जाएंगे बाद में वहां पे। तो यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और उस संबंध को मजबूत करने की ओर ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये यात्रा हुई है, जिस तरह से वार्ता हुई है, जिस तरह से समझौते हुए हैं, जिस तरह से सहयोग हुए हैं, वो आगे चलकर एक तस्वीर जरूर दिखाती है कि भारत और अफगानिस्तान के सहयोग का, संबंधों का जो एक इतिहास रहा है, उसकी पूरी फिर से बहाली हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, जुड़ने के लिए आपका और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। अब खबर खेल जगत की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 173 रन और शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद हैं। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। भारत को पहला झटका केएल राहुल के रूप में लगा। उन्हें वारिकर ने 38 रन पर आउट किया। इसके बाद आई साई सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोमेल वारिकर ने एलबीडब्ल्यू किया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 2 बदलावों के साथ उतरी है। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है। गौरतलब है कि टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीत लिया था। भारत के पास वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी मौका है। तो ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहा है और हमारे संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहीं से। नारायण से बात करते हैं कि क्या इस समय की ताज़ा स्थिति है। नारायण, बताइए कि भारत ने, कि ये कहा जाए कि कम से कम अभी तक के खेल को देखकर ये लग रहा है कि इस मैच पर भी भारत ने, आज का खेल खत्म होने का अगर विश्लेषण किया जाए, आज के खेल खत्म होने तक भारत ने इस मैच पर भी अपनी पकड़ को कम से कम मजबूत तो कर ली है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो भारत इसमें पूरी तरह से इस टेस्ट मैच में जिस तरह से पहले दिन की बैटिंग की पूरा डोमिनेट कर रहा है, और जिस तरह से जो पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में था पूरी तरह से एक तरफा टेस्ट मैच था, वैसा ही यह टेस्ट मैच उस ओर जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा और वो दोहरे शतक के करीब है, और कल यही आशा करेंगे कि दूसरे दिन वो उस जो उन्होंने 150 के ऊपर रन बनाया उसको दोहरे शतक में कन्वर्ट करे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बैटिंग आज जो भारतीय टीम ने की, शानदार बैटिंग की, साई सुदर्शन जिनके फॉर्म पे सवालिया निशान थे, कहीं ना कहीं इस इनिंग जो 87 रन की इनिंग उन्होंने आज खेली, कहीं ना कहीं उनके कह सकते हैं टीम में उनकी जगह भी कहीं ना कहीं इस 87 रन की पारी ने पक्की कर दी। क्योंकि लगातार उन पे सवालिया निशान उठ रहे थे। और इंग्लैंड की सीरीज देखिए, जहां 5 मैचों की सीरीज थी, उन्होंने 3 मैच खेले थे और एक ही अर्धशतक बनाया था। और जब कल प्रैक्टिस सेशन था टीम का, केवल साई सुदर्शन ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जो ऑप्शनल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करने आए, और कहीं ना कहीं उस मेहनत का उनको फल मिला और उन्होंने आज 87 रन की एक बेहतरीन पारी करी और टीम को ठोस शुरुआत की। अब बात करें इस मैच की, इस सीरीज की, कुल मिलाकर जिस तरह से पहला मैच एक तरफा देखा, यह मैच भी उसी तरह
जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक जो गल्फ है, जो दोनों टीमों की जो फॉर्म में, क्लास में जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए तो ये टेस्ट मैच के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के मैच होते हैं, एक टीम अपने पूरे 90 ओवर्स भी नहीं खेल पाती है, तो टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट है, जो कि जिसको एक सबसे माना जाता है कि विश्वसनीय फॉर्मेट, और टीम की जो तकनीक है, टीम की जो स्किल्स है, उसको टेस्ट करता है। कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज उसमें खरी नहीं उतरी, और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि हम आगे की राह क्या अपनाएं। नारायण, एक बात और कि जिस तरह से कि अहमदाबाद में हमने देखा कि भारत के बल्लेबाज ही नहीं, गेंदबाज भी वेस्टइंडीज की टीम पर काफी हावी हो गए, क्या इस मैच में भी गेंदबाजी की लाइन, क्योंकि भारत ने कोई परिवर्तन तो किया नहीं है, भारत की जो गेंदबाजी की लाइन है वो उम्मीद जगाती है कि जब गेंदबाजी की बारी आएगी तो भारत के गेंदबाज भी फिर से इस मैच में भी हावी हो सकते हैं वेस्टइंडीज के ऊपर? जी बिल्कुल, जो अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही सशक्त गेंदबाजी लाइन है। जसप्रीत बुमराह उसमें है, दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर, और मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन आपने देखा जो इंग्लैंड में सीरीज हुई, किस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने, और जो अंतिम टेस्ट मैच था कितना एकदम डाउन द वायर गया, अंतिम दिन तक गया, अंतिम सेशन तक गया। तो एक शानदार बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास। और शुभमन गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एक जो सेट ऑफ प्लेयर है, जो 17-18 प्लेयर्स का जो पूल है, उसी में से उन प्लेयर्स को वो लेना चाहते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं। और जो भारत के जो फास्ट बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हैं, उनको वो ग्रूम करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि 2027 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, तो उनको वो टीम में कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि भैया आपकी जगह पक्की है, आप घबराइए नहीं। आप ऐसा हो सकता है कि 2-4 मैचों में आपका फॉर्म अच्छा ना हो, आपका प्रदर्शन न के, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, कोच गौतम गंभीर है, कैप्टन है, वो खिलाड़ियों को भरोसा देना चाहते हैं कि आप एक उनको फ्री लाइसेंस देना चाहिए कि अपना पूरा प्रदर्शन कीजिए। और जिस तरह नीतीश रेड्डी की बात करें तो पिछले मैच में उनको चांस नहीं मिला, लेकिन वो उनको एक ऑलराउंडर की तरफ ग्रूम करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत को वो एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मौका मिले उनको। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या ऑलराउंडर हो, भारतीय टीम की ताकत जो है वो दिख रही है, इसीलिए वेस्टइंडीज पर हावी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जुड़ने के लिए और खेल के इस मैच के लिए अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा का कहना है कि युवा खिलाड़ियों से भरी भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने कप्तानी की जिम्मेदारी अब तक अच्छे से निभाई है और आगे भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो नारायण सिंह के साथ उन्होंने खास बातचीत की है, तो इस बातचीत को भी अब देखिए। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और लगातार जो दिल्ली का जो मैदान है बड़े बड़े इंटरनेशनल मैच होस्ट कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डीडीसी के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी। भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है और भारतीय टीम एक ट्रांजिशन के स्टेट में है, पहला मैच बड़े मार्जिन से जीती है, तो क्या देखते हैं इस बदलती हुई भारतीय टीम को, क्योंकि काफी नए चेहरे आ गए हैं? जैसे आपने बोला है कि बदलती हुई भारत की टीम है, देखो बदलाव जब भी शुरू होता है ना तो अच्छे के लिए होता है। टैलेंट हमारे पास डे बाय डे बीसीसीआई का जो रोड मैप है उसमें जो उन्होंने ब्लॉक बना रखा है नए क्रिकेटरों को, उनको चांस देने के लिए बहुत सी सीरीज होती है। बीसीसीआई जितने भी टूर्नामेंट कराती है दिल्ली के अंदर या पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उससे जो टैलेंट निकल के आता है उनको चांस मिलता है, किसी ना किसी स्टेज पे उनको फ्रंट पे रखा जाता है जो आने वाले टाइम में इंडिया की टीम में खेल सके। सर बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह बात करें भारतीय टीम की, शुभमन गिल को अब टेस्ट की कप्तान तो है ही, वो अब ओडीआई की भी कप्तानी करेंगे, उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी। तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी का दबाव रहेगा क्या? इससे कहीं उनकी बल्लेबाजी पे कुछ असर पड़ेगा? किसको कैसे देखते हैं आप? तो शुभमन गिल पे जब ये जिम्मेदारी दी गई है तो अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है और मैं चाहता हूं या मेरा सोच है कि आने वाले टाइम में शुभमन गिल पे जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने तरीके से निभाएंगे। डीपीएल की बात करें, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिस तरह से डीडीसीए ने उस लीग को कराया तो बहुत शानदार रहा। तो किस तरह से देखते हैं डीपीएल का भविष्य और क्या चैलेंजेस रहे आप लोगों के लिए इतनी बड़ी लीग कराने के लिए? देखिए डीपीएल एक ब्रांड बना, ये दिली खुशी है, क्योंकि जिस टाइम डीपीएल शुरू करा गया था ये सोच थी हमारे प्रेसिडेंट की। शॉर्ट टाइम में हमने ये पिछले साल शुरू करा था, उम्मीद से ज्यादा में सफलता मिली और हमारे जो लोकल प्लेयर हैं, जो दिल्ली के प्लेयर हैं, उन्होंने इतनी
दम से मेहनत करी इसके अंदर कि ये निखर के आज इंडिया के शिखर पे पहुंचा हुआ है प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर। अगर देखिए जिस तरह से अगर अशोक शर्मा जी ने कहा कि वाकई में जो दिल्ली प्रीमियर लीग है वो एक माध्यम बन गया है जो दिल्ली के जो क्रिकेट टैलेंट है उसको आगे लाने को, उसको निखारने का, और जिस तरह से दिल्ली प्रीमियर लीग के 14-15 जो खिलाड़ी थे वो आईपीएल में भी खेले और उन्होंने अपना करिश्मा वहां भी दिखाया, और आशा यही करेंगे कि आने वाले समय में ये लीग और आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर दिल्ली से निकले और भारत के लिए खेले। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज की कुछ और बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात दौरे के दौरान राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की। उन्होंने मंदिर के पास स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में वैश्विक पटल पर भारत का कद ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है और यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 12 वर्षों में इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। 11-12 साल पहले हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में हमारी काउंटिंग होती थी, लेकिन आज फेबुलस 5 में आकर हम लोग खड़े हो गए। भारत अपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की हैसियत अपनी बनाकर अभी तक रखा हुआ है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट है, मैं मानता हूं। अब बात फिनटेक की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और 2025 के पहले 9 महीनों में ये 1.6 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने में कामयाब रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत अब केवल अमेरिका और ब्रिटेन से ही पीछे है, जो वैश्विक स्तर पर भारत के फिनटेक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दिखाता है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स ने 2025 में अब तक 598 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जो कि 2024 के 555 मिलियन डॉलर के आंकड़े से ज्यादा है। हालांकि लेट स्टेज फंडिंग 2025 के पहले 9 महीनों में कम होकर 863 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई है, जो कि साल 2024 में समान अवधि में 1.2 अरब डॉलर पर थी। इसके साथ सीड स्टेज फंडिंग कम होकर 129 मिलियन डॉलर हो गई है। समीक्षा अवधि में 2 स्टार्टअप 100 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें ग्रो ने सीरीज एफ राउंड में 202 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जबकि वीवर सर्विसेज ने 170 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। बेंगलुरु फिनटेक फंडिंग के प्राइमरी हब के रूप में अपना दबदबा बनाए हुआ है, जिसकी कुल निवेश में 52% की हिस्सेदारी रही है, जबकि मुंबई 22% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। बात हमारी हिंदी की। यूएन मुख्यालय में एक बार फिर से हिंदी की गूंज सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन की ओर से हिंदी दिवस वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पहले प्रतिनिधिमंडल के नेता, सांसद और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने हिंदी भाषा की शक्ति और उसकी प्रगति में भारत के प्रयासों को विश्व समुदाय के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह भारत की भावना, पहचान और एकता का प्रतीक है। पीपी चौधरी ने कहा कि ये वो सूत्र है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को जोड़ता है। उन्होंने पूरे विश्व में हिंदी के लगातार बढ़ते प्रयोग पर खुशी जताई।
आज दुनिया के कई देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में दिए गए भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये भारत की भावना, पहचान और एकता का प्रतीक है। ये वो सूत्र हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को जोड़ता है। विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान बहुत ऊंचा है। लगभग 600 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे विश्व में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। और अब आर्थिक व्यापारी जगत से बड़ी खबर, नीति आयोग ने कर सुधारों पर नई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कर प्रणाली को कम दंडात्मक और ज्यादा भरोसेमंद बनाना चाहिए और कई छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध मानने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए आयकर कानून में अभी 35 अपराध हैं जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि सिर्फ 6 गंभीर अपराधों में ही जेल योग्य सजा रहे और न्यूनतम सजा की अनिवार्यता खत्म की जाए। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि रिपोर्ट का मकसद सरकार और करदाताओं के बीच भरोसे को बढ़ाना है। It has tackled all the 35 sections. It has said only 6 sections need to be retained fully. That is what it said. And what are the reasons? Because these sections directly are related to either willful default or willful tax evasion and willful falsification. I am deliberately going out of my way to falsify records. So these 6 sections should be retained. That's probably the only way that category of offences can be handled. There are about 17 in between which have a marginal effect. Unless you prove a willful intent, that is mala fide or fraudulent in nature, the criminality should not be there. So whose responsibility is it to fix that it is fraudulent and that it is mala fide? It is of the government authorities. अगली खबर, नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के तीसरे दिन मोबाइल तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों के बीच मंथन का दौर चला। इस दौरान हुए कई सत्रों में AI के भविष्य से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही कई दिग्गज दूरसंचार कंपनियों और स्टार्टअप ने अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के तीसरे दिन भारत में AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन में दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि भारत का AI मिशन देश को विश्वसनीय और मानव हितैषी AI शक्ति बनाने पर लक्षित है। AI for good vision to a $1.25 billion India AI mission by investing in research, startups, skilling to advance the goals of a secure and inclusive AI ecosystem. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने इंडिया AI मिशन सत्र को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए AI को एक अग्रणी साधन के रूप में उपयोग करने पर बल दिया। In order to get more people included into that availability framework and accessibility framework, that is what has actually driven the way that the AI compute effort in India and under the India AI mission has been designed, and that is what a number of international agencies have also found very appealing as a model which can be used for the rest of the global south. संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के C. ने 6G और क्वांटम जैसी तकनीकों में भारत के सामर्थ्य को सामने रखा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं को दर्शाया है। पूरे देश में 68 सेंटर बना रखे हैं, जिसमें 60 सेंटर हमारे ऐसे हैं जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हैं। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि देश में
कैसे सबको साथ लेके चलें, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो। तो वही जो स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी में है, उसको हम यहाँ लेके आए हैं। सीडॉट ने क्वांटम सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया है। क्वांटम कम्युनिकेशन में 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बनाया है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। वो आप देखेंगे ये ऑलरेडी हमने डिप्लॉयड है फील्ड में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये लिंक सिक्योरिटी के लिए है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वहीं यूनिसेल की तरह कई स्टार्टअप भी अपनी प्रतिभा को दर्शा रहे हैं। करंटली अभी हम जो है डेटा सेंटर्स को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में भी बहुत सारे पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं डेटा सेंटर्स उसको। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफेंस और एरोस्पेस का रहेगा, जिसमें हम सिमिलर डिजिटल इंडिया के अंडर जो है नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गजों के बीच एक बेहतर सर्वसुलभ दूरसंचार तकनीकों के विकास पर मंथन लगातार जारी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और इस समय हम आपको लिए चलते हैं एक कार्यक्रम में जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो आएंगे। हम आपको उस कार्यक्रम में लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल भर दिल्ली की सड़कों पर यातायात का भारी दबाव बना रहता है। ऐसे में बिना हेलमेट के वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है। तो शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने शहर में हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तो इसी पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट देखिए। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से लगभग 70% दुपहिया वाहन हैं। इन सड़कों पर बिना हेलमेट के वाहन चलाना मौत से खिलवाड़ है। पुलिस के अनुसार इस साल बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 450 से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर ने हेलमेट नहीं पहना था। साल जो दुर्घटनाएं हुई हैं और जिसमें के 2 व्हीलर शामिल हैं, उसमें 452 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। और इसमें से अधिकांश ऐसे मामले थे जिसमें के जो वाहन चला रहे थे उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। एक जन अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हेलमेट वितरित किए और उनका चालान भी काटा। इस अवसर को खास बनाते हुए स्कूली बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को गुलाब के फूल भेंट किए। ये हम उनको देंगे जो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे, जो हेलमेट नहीं पहन रहे, ताकि उनको पता चले कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक रूल्स, और उनसे अगर वो हेलमेट ना पहने तो उनकी जान भी जा सकती है और उनको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। दिल्ली में पिलियन राइडर्स के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है, फिर भी कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जुर्माना भरने को तैयार हैं। और मैं घर से आ रहा था, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जा रहा था, तो मैं भी आया था हेलमेट लगा के। हेलमेट मेरे पास ही था रखा हुआ, बट मैंने कैप वेयर कर रखा था, हेलमेट नहीं वेयर करा। ये मेरी गलती है। पुलिस के अनुसार त्योहारों के मौसम और सर्दियों की आहट के बीच ये अभियान और भी जरूरी हो जाता है। डीडी न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। अगली खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जयराम रमेश ने यह दिखाने की कोशिश की है कि क्या रूस और पाकिस्तान के बीच कोई नया समझौता हुआ है, जिसके तहत रूस पाकिस्तान को चीन निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों के उन्नत इंजन उपलब्ध कराएगा। कांग्रेस नेता ने भारत की रणनीति और विदेश नीति पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए। ये खबर हर जगह प्रकाशित भी हुई, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसने कांग्रेस की पोल खोल दी, जो पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। रूस ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और रूस के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने इस खबर को फर्जी और निराधार बताया। यहां तक कि कुछ सूत्रों से मिली खबरों में कहा गया है कि इस साल दिसंबर 2025 में होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ ताकतें इन दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो G20 हो या कोई और बड़ा शिखर सम्मेलन। कांग्रेस भारत की स्थिति को कमजोर करने के लिए ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करती रहती है। कुल मिलाकर के इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को घेरने की चेष्टा की। देश के प्रधानमंत्री को घेरने के चेष्टा में उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि रशिया और पाकिस्तान एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे हैं और रूस और पाकिस्तान के बीच एक मसौदा, एक ट्रीटी साइन हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के पास जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं
जो चीन में निर्मित हुए हैं उसके लिए रशिया उन्हें RD-93MA इंजन सप्लाई करेगी। पूरी जगह यह न्यूज छपा, मगर बाद में जब असलियत सामने आई तो जैसा होता है कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई सामने आई। कांग्रेस पार्टी तो अपनी विश्वसनीयता खो ही चुकी है। अब रशिया ने स्पष्ट रूप से बताया, जो अखबारों में छपा भी है, कि इस प्रकार की कोई समझौता रशिया और पाकिस्तान के बीच, रूस और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा है। अगली खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बारबाडोस में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्हें दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के लिए उनकी ऊर्जा, कड़ी मेहनत और समर्पण वाकई प्रेरणादायक हैं। उन्हें भारत का राजदूत कहने पर गर्व है, जो विभिन्न महाद्वीपों के दिलों को जोड़ते हैं। साथ ही ओम बिरला ने उनसे आग्रह किया कि वे हमारे महान राष्ट्र की विकास गाथा में रणनीतिक भागीदार बने और भारत की कहानी दुनिया को पूरे विश्वास के साथ बताएं। आगे की खबरों में, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में टेली मानस से जुड़ी नई योजनाओं और सेवाओं की शुरुआत की। इसका मकसद बेहतर पहुंच के लिए बहुभाषी यूआई, ऐप से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए चैटबॉट सुविधा और आपात स्थिति के दौरान मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए एक आपातकालीन मॉड्यूल युक्त उन्नत व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। जेपी नड्डा ने कहा कि एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है और एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे हम आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं और देश के हर कोने तक डिजिटल नवाचारों की पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, जिससे कि लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। खबर केरल से, मुनम्बम जमीन विवाद पर आज केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मुनम्बम की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने का आदेश कानूनन गलत था। जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की बेंच ने सिंगल बेंच का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार की जांच समिति को खारिज किया गया था। ये वही समिति थी जो मुनम्बम के करीब 600 परिवारों के जमीन के अधिकारों की जांच कर रही थी। वो परिवार जो अपनी ही जमीन से बेदखल होने के खतरे में थे, क्योंकि उस जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि 1950 का जो दस्तावेज पेश किया गया था वो वक्फ का नहीं बल्कि एक साधारण गिफ्ट था। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ के नाम पर की गई यह कार्रवाई केरल वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की चाल थी, जिससे मुनम्बम के सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेशों को रद्द तो नहीं किया, लेकिन यह राय दी कि राज्य उन आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पूरा विवाद मुनम्बम की उस जमीन से जुड़ा हुआ है जिसे सिद्दीक सैत नाम के व्यक्ति ने फारूक कॉलेज को दान दिया था। जमीन पर पहले से लोग रह रहे थे और बाद में कॉलेज ने जमीन के कुछ हिस्से इन्हीं लोगों को बेच दिए। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इसे औपचारिक रूप से वक्फ संपत्ति घोषित कर दी। इसके बाद 600 परिवारों पर बेदखली का संकट आ गया। इस फैसले के खिलाफ अपील कोझिकोड के वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। शोर शराबे की भीड़ में